Hello everyone, my name is Kalika Bhardwaj and I am assistant professor at IIMT College of Management, and today I am going to share this video about residence tax liability and agricultural income. The topic I have taken is from the subject income tax. So let's begin. First of all, we need to understand what is income. So the money you have received regularly as a payment for your work or as interest on money you have saved. Like income also includes profits and gains, dividend, salary, voluntary contributions, value of perquisites, capital gains, profit and gains. So whatever the money you have received, जो भी पैसा आपने कमाया है, बेशक आपने किसी सर्विसेज टेंडर करके अपनी, जैसे कि लॉयर्स टीचर्स करते हैं, या फिर आपने बिजनेस करके कोई भी पैसा यदि आपने कमाया है, या अपने पैसे को इन्वेस्ट करके, या फिर आपके पास कोई एसेट है उसको सेल करके अगर आपने कोई भी पैसा कमाया है तो वो आपकी इनकम होती है। नेक्स्ट, क्या-क्या मेन टाइप्स हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने अपने प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर उससे कोई पैसा कमाया, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें जो भी आपने बिजनेस करके या आपके प्रोफेशन के थ्रू, जैसे बिजनेस तो आप नॉर्मली जो भी किसी चीज को सेल करके, या फिर प्रोफेशन यानी जैसे टीचर्स करते हैं, लॉयर्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, उसकी प्रैक्टिस के थ्रू यदि जो भी पैसा है तो उसके भी प्रॉफिट एंड गेन्स। और कैपिटल गेन्स में वही चीज आती है कि आपने अपने किसी भी लैंड को सेल करके यदि कोई पैसा कमाया है तो वो कैपिटल गेन्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या इंक्लूड होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड होता है किसी लॉटरी के थ्रू, हॉर्स राइडिंग में पैसा लगा के, गैम्बलिंग के थ्रू अगर आप पैसा कमाते हैं, या कोई भी क्विज कंपटीशन, जैसे अभी आपके कौन बनेगा करोड़पति टाइप के शोज में अगर आप कोई पैसा जीतते हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होता है। बाकी और ये 3 टर्म्स भी हैं, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हर किसी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये भी मेजर 3 टर्म्स हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर, द ईयर इन व्हिच द इनकम इज़ अर्न्ड इज़ नोन एज़ प्रीवियस ईयर। जिस साल में हमने पैसा कमाया है, जैसे हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या यूज़ होता है, 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो जो भी हमने अ, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक पैसा कमाया होगा, वो हमारा प्रीवियस ईयर होगा। किसके लिए? उसका असेसमेंट जो होगा, हमारा टैक्स उसका जो हम पे करेंगे, वो हम 2024 में पे करेंगे। तो 23-24 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, असेसमेंट ईयर हमारा 24-25 होगा। क्योंकि जो भी हमने पैसा कमाया उसका लेखा-जोखा हिसाब-किताब हम 24-25 में देंगे। तो वही असेसमेंट ईयर, द नेक्स्ट ईयर इन व्हिच द इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज द असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में असेस हो रहा है वो असेसमेंट ईयर। तो हर साल अगले साल आपका असेसमेंट होता है, जिससे कि आप पूरे साल आपने क्या अर्न किया, क्या आपके एक्सपेंसेस है, वो सब आप बताते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, means a number which the assessing officer may allot to any person for the purpose of identification। जैसे कि आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में अपने रोल नंबर के थ्रू जाने जाते हैं, ऐसे ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पैन नंबर के थ्रू जानता है। तो पैन हैज 10 alphanumeric characters। Next is residence tax liability. An SSC may earn his income in India or outside India, both places. Which income is assessable in India depends on the residential status of an SSC। इसका क्या मतलब है कि भाई जो भी हमारे इंडिया में कहीं बाहर का आदमी भी आया हुआ है या हमारा इंडियन रेजिडेंट है, जो पैसा आप इंडिया में अर्न करेंगे उसका टैक्स आपको इंडिया में पे करना होगा। टाइप्स ऑफ रेजिडेंट्स हमारे पास यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रेजिडेंट्स, एक होते हैं नॉन रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन ऑर्डिनरी है, कौन नॉट ऑर्डिनरी? An individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfied any of the following basic condition and both additional conditions। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को क्या करना है, बेसिक कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और एडिशनल दोनों। अगर उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की पर एडिशनल नहीं कर पाया तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अब क्या है, he has been in India in the previous year for a period of 182 days or more।
यानी वो प्रीवियस ईयर में, जैसे अब हमारा असेसमेंट कब हो रहा है, 23-24 का असेसमेंट 24-25 में हो रहा है, तो 23-24 में अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक वो 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, he has been in India for at least 365 days during the 4 year preceding the previous year and is in India for at least 60 days during the previous year। अब ये कह रहा है, पहली बेसिक कंडीशन हमारी क्या है, he has been in India for 182 days, फॉर 182 डेज हो, या तो 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहा हो, यानी 2023-24 में वो 182 डेज रहा हो, या फिर he has been in India for at least 365 days during the 4 year, इससे पहले 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, इन 4 सालों में 365 डेज रहा हो, या फिर वो प्रीवियस, और साथ ही प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा हो, 60 डेज। अगर इन दोनों में से ए और बी में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे एडिशनल कंडीशन के। एडिशनल कंडीशंस क्या है हमारी, एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, ही हैज बीन इन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 previous years और प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों में 2 साल वो रहा हो हमारे पास इंडिया में, 10 सालों में 2 साल रहा हो इंडिया में, और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर यानी 23-24 मिलाकर, और ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर, पिछले 7 सालों में, जैसे 23-24, फिर उससे पहले 22-23, फिर 21-22, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस 7 ईयर्स में 730 डेज रहा हो। तो बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाई होनी चाहिए कोई भी, और उसके अलावा एडिशनल कंडीशंस जो है हमारी, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही हमारा जो होगा नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। उसके अलावा यदि कोई भी कंडीशन हमारी इसमें से सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो वो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। So for ordinary resident, one basic condition and both additional conditions should be satisfied. Otherwise, the resident will be considered as not ordinary resident. तो एक तो हो गया हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हमारे को इंडिया में टैक्स पे करना होता है। दूसरा, टैक्स इंसिडेंस क्या होता है कि हमें इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स पेयर, और incidence of tax on a taxpayer depends on his residential status and also the place and time of accrual and receipt of income, कि कहां पर आप रिसीव कर रहे हैं, कहां पर इनकम आपकी एक्रू हो रही है। तो ये क्या क्या टर्म्स है, इन टर्म्स को भी जान लेते हैं। रिसीव, तो सिंपल, द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑन द फर्स्ट ओकेजन, कहां पर आप रिसीव कर रहे हैं। उसके अलावा डीम टू बी रिसीव, द इनकम इज नॉट एक्चुअली रिसीव बट लेटर ऑन इट विल बी रिसीव। नेक्स्ट इज एक्रू और अराइज द राइट टू रिसीव इनकम। एक्रू का मतलब क्या है कि अभी मिली नहीं है, बट आई हैव अर्नड इट एंड आई विल रिसीव इट इन फ्यूचर। Next, other one is deemed to accrue or arise, not actually accrued or arisen, but will be paid later on, like dividend paid by an Indian company outside India. अब ये सारी कंडीशंस हमारे पास हैं, किस किस कंडीशन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट टैक्स पे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी इनकम यदि आप इंडिया में आपको मिल रही है, आप एक्रू कर रहे हैं और आप इंडियन रेजिडेंट हैं, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अक्रूड और अराइजन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया में यदि रिसीव हो रही है, तो चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, आपको टैक्स पे इंडिया में करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर रिसीविंग द मनी इन इंडियन currency and also as well as in India. Income deemed to be received in India, whether accrued or arisen
इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, रिसीव होने वाली है इंडिया में, चाहे वो बाहर की कमाई गई हो, पर फिर भी अगर आप नॉट ऑर्डिनरी है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी है तो भी देना पड़ेगा, और नॉन रेजिडेंट है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब क्या कह रहे हैं, इनकम आप एक्रू कर रहे हैं इंडिया में, मतलब राइट है आपका इंडिया में रिसीव करने का, तो आपको हर केस में आपको यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। डीम टू एक्रू है, आपके पास राइट है उसको इंडिया में ही रिसीव करने का, तो भी आपको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है और उसकी इनकम अगर बाहर रिसीव कर रहे हैं, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट उस पर टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स देगा, और नॉन रेजिडेंट नहीं देगा। उसके अलावा इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब अगर इंडियन रेजिडेंट है और तो उसको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है और नॉन रेजिडेंट है, अब कोई इंसान बाहर का रहने वाला, वो बाहर के किसी भी थ्रू पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड एंड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। किसी भी अदर सोर्सेज से है तो भी सिर्फ इंडियन रेजिडेंट है तो टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी है तो भी नहीं देगा, क्योंकि बाहर का पैसा है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो बाहर से उसने पैसा कमाया, बाहर ही उसने रखा है, तो वो इंडिया में टैक्स उसको नहीं पे करेगा। इनकम accrued or arisen and received outside in India in earlier years। मान लीजिए कि आपने कभी बाहर पैसा कमाया, इंडिया से बाहर पैसा कमाया, और वो काफी टाइम पहले का था, 5 साल पहले का था, और वो रिसीव आपको हुआ है अब आकर 23-24 में, तो उसका टैक्स ना तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट देगा, ना नॉट ऑर्डिनरी देगा, ना नॉन रेजिडेंट देगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए नहीं पे करेगा। ठीक है, क्लियर है ये सारी कंडीशंस आपको? ये सारी कंडीशंस आपको लर्न होनी चाहिए जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे किसी भी पर्सन का। इन सारी चीजों में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? इन इंडिया एग्रीकल्चरल इनकम रेफर्स टू एन इनकम earned or revenue derived from the sources that include farming land, buildings, or identified within agricultural land and commercial produce from a horticultural land. Agricultural income is defined under Section 21A of Income Tax Act 1961. But now, right now, we are following Income Tax Act 2013. But the definition is given in this act. So, what are the examples of agricultural income? The income derived from the sale of replanted trees. कोई भी नर्सरी वगैरह अगर है तो उसमें अगर आपकी उसके थ्रू अगर आपकी इनकम है तो वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इनकम फ्रॉम सीड्स, किसी भी अगर आपने सीड्स को सेल करने के लिए आपने कुछ भी किया है तो वो आपकी जो इनकम होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगी। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, अगर आपका कोई एग्रीकल्चर लैंड है कहीं पर और उसमें आप एग्रीकल्चर खेती नहीं करते हैं, पर आपने किसी और को खेती पर, जैसे बोलते हैं बटाई पर दिया हुआ है, तो उससे जो पैसा रिसीव होगा वो आपका एग्रीकल्चरल इनकम होगा। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। अगर आप फूलों की खेती वगैरह करते हैं तो दैट इज ऑल्सो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम। Profit received from a partner from a firm engaged in agricultural produce or activities.
ये कोई भी एक्टिविटीज, जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से अगर आपके पास कोई पैसा रिसीव हो रहा है, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। कोई ऐसी फर्म है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में है, उससे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम। अब एग्रीकल्चर इनकम हमने जान ली। नॉन एग्रीकल्चर इनकम में क्या होगा? इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, बी हाइविंग। अगर कोई भी आपके खेत में आसपास जंगली पेड़ उग गए जिसको आपने सेल कर दिया, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। डेयरी फार्मिंग की इनकम नहीं होगी। सॉल्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ हार्वेस्ट ऑफ एन एग्रीकल्चरल क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप, अगर आपने कोई भी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे चिप्स बनाने की लेज आपकी है, तो वो खुद से आलू थोड़ी ना उगा रही है, वो क्या कर रही है, फार्मर्स से उनके लैंड को ले रही, लैंड में जितनी भी उनकी कल्टीवेशन है उसको वो परचेज कर रही है, तो वो जो अपना चिप्स बनाकर बेच रहे हैं तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगी। रॉयल्टी अगर माइंस से रिसीव हो रही है, रिसीप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन अ फार्म हाउस, ये सारे आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे, कुछ बिजनेस इनकम में आ जाए। ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट के हिसाब से हम ये पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम हमारी टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है। गवर्नमेंट हमारे से एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लेती है, बट क्या देखिए, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कवर्स द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम and is considered for the rate of purpose while assessing the income tax liability in the following two conditions are met। एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट होगी। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, उसके साथ में आपकी सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू या किसी भी अदर सोर्स के थ्रू आपके पास पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम को अपनी अदर इनकम में आप क्लब कर लीजिए, उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे जो भी टैक्स लगेगा वो हम लेस कर देंगे। कैसे? उसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशन है कि नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 रुपए से पहले तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी 5,000 रुपए तक की इनकम है और आपकी सैलरी 2.5 लाख से ऊपर है, 3 लाख रुपए की है, और एग्रीकल्चर आपकी 2,500 की है, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। वहीं आपकी सैलरी 3 लाख रुपए है और आपकी एज बिलो 60 है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 8,000 रुपए है, तो आपको जो टैक्स पे करना होगा, स्टार्टिंग में इनिशियली 3,08,000 पे आपका टैक्स बनाएंगे, फिर बाद में वो लेस कर देंगे। तो टोटल इनकम excluding net agricultural income surpasses the basic exemption limit of rupees 2,50,000 for individuals below 60 years and rupees 3 lakh for individuals above 60 years of age। ये हमारे टैक्स रिजाइम्स हैं जो स्लैब्स गवर्नमेंट हमारे डिसाइड करती है कि 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं देना। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम है। 2.5 से 5 लाख है तो 5% का टैक्स देना है। 5 to 10 लाख है तो 20% का टैक्स हमें देना है। और अगर हमारी इनकम पूरा ईयर की सारे सोर्सेस से मिला के अबव 10 लाख है तो हमारी 30% टैक्स लगेगी। वही न्यू टैक्स रिजाइम क्या कह रहे हैं हमारे पास कि 2.5 लाख तक निल है। 2.5 से 5 इतना परसेंट, 5%, 5 to 7.5 में 10%, 7.5 में से 10 में 15% और 10 to 12.5 में 20%, 12.5 to 15 में 25% और अबव 15 लाख अगर है तो 30%। तो यहाँ पे आपके टैक्स सेव हो गया। यही रिवाइज्ड है जो इस साल आया है रिजाइन। वो क्या कह रहा है, 3 लाख तक निल, 3 to 6 में 5%, 6 to 9 में 10%, 9 to 12 में 15%, 12 to 15 में 20% और अगर अबव 15 लाख है सेम 30%। थोड़ा सा इन्होंने इस साल फिर से रिवाइज किया है। ये स्लैब हर साल चेंज होते रहते हैं, तो जब भी आप टैक्स पे करेंगे तो उस करंट ईयर का क्या स्लैब चल रहा है, स्लैब रेट चल रहा है, उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। वही अब एग्जाम्पल जो मैं आपको बताई थी, जैसे हमने इस टैक्स स्लैब में बढ़ा कि 2.5 और अब तो बल्कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। अभी हम ओल्ड टैक्स डिजाइन के हिसाब से ही चल लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट है, उसी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। बाकी आप इसको इम्प्लीमेंट न्यू टैक्स डिजाइन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर है अदर इनकम इज 2 लाख और एग्रीकल्चर इनकम इज 4,000। अभी 2 लाख है तो वैसे भी एग्जेम्प्टेड है और एग्रीकल्चर इनकम भी को भी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4,000 है। हमारे को बेसिक लिमिट क्या बताई थी, 5,000 से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पर अदर इनकम इज 3 लाख, ओके, एग्रीकल्चर इनकम इज 5,000 और एज इज बिलो, तो अप टू 5,000 तक तो इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम लगता है तो हमारा 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होकर 50,000 पे टैक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इनकम हमारी 4 लाख है, 4 लाख है, और एग्रीकल्चर हमारी इनकम है 10,000। तो यहाँ पर जो हमारी टैक्सेबल इनकम होगी कितनी होगी, 4,10,000। अब इसमें से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख लेस कर देंगे, उसके अलावा जो भी अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गवर्नमेंट वर्क स्मार्टली हियर एज दे कंसीडर द इनिशियल पार्ट ऑफ इनकम एज एग्रीकल्चर इनकम एंड रेस्ट पार्ट एज अदर इनकम, एज इनिशियल टैक्स रेट्स आर लेस एंड इट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। क्या कहने का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट कहती तो है कि आप एग्रीकल्चर इनकम पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, पर क्या करती है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम को क्लब करवा दिया अदर इनकम, जिससे आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो गई। कहीं आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम है और अदर इनकम 5 लाख है, तो सिर्फ आप 5 लाख पर टैक्स पे करते हैं, पर अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम उसमें ऐड हो गई तो 6 लाख पर हो गई। पर लेस जो करेगी टैक्स वो इनिशियल टैक्स रेट, क्योंकि इनिशियल टैक्स रेट हमारे कम होते हैं, उस पर लेस करेगी, और उसके अलावा बाकी सारों पर टैक्स लगा देगी। अभी हम सीखते हैं कि टैक्स हमें कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे हमने, आप लोगों ने सोचा होगा कि अगर मान लो किसी की इनकम 5 लाख है, तो सीधा उसका 5% लगा दो, 2.5 से 5 में 5% है, 5% लगा दो, हो गया टैक्स कैलकुलेट। ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, गवर्नमेंट कह रही है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप 2.5 लाख लेस कर देंगे। बैलेंस जो भी इनकम अगर आपकी 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% टैक्स लगेगा। मान लो अगर हमारी 3.5 लाख 3,50,000 की इनकम हो गई, 3,50,000 की इनकम हमारी है, तो इसमें से 2.5 लाख हम लेस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 1 लाख रुपए बचा। ले, लेस करने के बाद तो 1 लाख रुपए बचा। ये हमारी 2.5 से 5 के अंदर की लिमिट में आ रहा है, तो इस पे हम 5%, 1 लाख पे लगाएंगे 5% और खत्म कर देंगे। 5,000 रुपीज हमारा टैक्स आ जाएगा, और दैट्स इट। बट यदि ये डिफरेंस हमारा यहाँ पर हमारा होता 8.5 लाख, और इसमें से हमने 2.5 लाख लेस किया होता, हमारे पास 6 लाख बचता, तो हम क्या करते, यहाँ पर 2.5 से 5 कितना डिफरेंस है, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए पर तो हम लगाते 5% का टैक्स, 6 लाख में से 2.5 लाख पर लगाते 5% का टैक्स, 12,500 रुपीज आएगा, प्लस 10% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। क्या कर रहा है, 10% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर 2.5 लाख पर 12,500 रुपए हमने लगाया टैक्स, आगे बढ़े। 6 लाख में से 2.5 लाख अब हम लेस कर देंगे, क्योंकि 2.5 लाख पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है हमारा। अब कितना हमारे पास बचा, 2 लाख, 3 लाख रुपीज हमारे पास बचा। अब कितना डिफरेंस है हमारा, नेक्स्ट 5 to 750, तो यहाँ पर हमारा फिर से 2.5 लाख ही आया डिफरेंस। 2.5 लाख पर फिर से हम लगाएंगे, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट स्लैब में हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक है। अगर हमारा 2.5 लाख रुपए तक का है तो ये 12,500 प्लस 2.5 लाख पे 15% लगा देंगे। 12,500 में प्लस 2.5 लाख पे लगा दिया 15%, आया, ये हमने कर दिया। उसके अलावा फिर अगर कोई अमाउंट बचता है, जैसे ये तो 2.5 बचा, 3 बचा, 3 में से 2.5 पर हमने फिर से 15% लगाया, बाकी के 50,000 पे हम 20% टैक्स लाएंगे। तो प्रोग्रेसिव टैक्स रेट हमारे यहाँ पर फॉलो होता है, और जितने पर टैक्स लगता जाएगा उतनी इनकम को उसमें से लेस करते हुए हम चले जाएंगे। ये ऐसे हमारा यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होता है। उसके अलावा एक और रूल है हमारा गवर्नमेंट के थ्रू, अगर किसी भी इंसान का टैक्स, कोई भी असेसी का टैक्स सिर्फ 12,000 रुपीज तक बन रहा है,
तो उसको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो रिबेट ले सकता है अंडर सेक्शन 87A। ठीक है। होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।